माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने पदार्थ के बारे में अध्ययन किया है। पदार्थ के गुणों तक अच्छी तरह से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज उसके बाद एनसीईआरटी के इंटरनल क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, आंतरिक प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं इंटरनल क्वेश्चन। पहला सवाल यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ये घनत्व की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा को आप याद कर लेंगे कि यह परिभाषा घनत्व की है और ये घनत्व का फॉर्मूला है। ये 1 नंबर के प्रश्न के लिए जरूरी है, याद रखना है इसको। अब इसके आधार पर प्रश्न दिया हुआ है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चॉक, रुई और लोहा। घनत्व के बारे में परिभाषा से समझ गए। ठोस का घनत्व अधिक होता है, सर्वाधिक, उससे बाद उससे कम द्रव का घनत्व होता है और द्रव से कम गैस का घनत्व होता है। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले हमें इसमें से लेना है जिसका घनत्व सबसे कम हो। आप घनत्व का डिफिनीशन नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं आंसर लिखूंगा। सबसे कम घनत्व किसका है, आप इसमें से चूज कीजिए। सबसे कम घनत्व गैस का होता है और गैस इसमें है वायु। वायु इसका घनत्व सबसे कम। यहां जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें वायु के बाद ये धुआं भी गैस है, लेकिन वायु की अपेक्षा थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इससे अधिक घनत्व होगा चिमनी का धुआं। चिमनी के धुआं के बाद अब यहां पर द्रव, लेकिन द्रव में देखिए तो क्या दिया हुआ है, जल और शहद। जल का घनत्व होगा, उससे अधिक होगा शहद का, लेकिन इन दोनों से पहले ये रुई, इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि इसके बीच में खाली स्थान होते हैं और उसमें हवा भरी होती है। तो चिमनी का धुआं के बाद स्थान आता है कॉटन का, रुई का। रुई के बाद जल होगा, जल से अधिक घनत्व होगा शहद का, क्योंकि वो गाढ़ा होता है। शहद और सबसे उसके बाद चॉक, क्योंकि भंगुर पदार्थ है। और सबसे अधिक अंत में डेंसिटी वाला यहां पर एक पदार्थ दिया हुआ है, आयरन, लोहा। तो इस प्रकार हमने इन दिए हुए मटेरियल्स को बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में सजा लिया। इसका आंसर आप यहां से लिख लीजिए। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करें। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में आपको बताया गया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और तीनों अवस्थाओं के गुणों को भी बताया गया है। उन्हीं को आपको ये टेबल बना करके और इस टेबल में लिख देना है बाय ऑर्डर। जैसे पहला नंबर पर हम लिख देंगे आकार और आयतन इसका निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और गैस का दोनों अनिश्चित होता है। इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद इसका कोई दूसरा गुण लेंगे, जैसे कि इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, असंपीड्य, दबा नहीं सकते हैं, इसको हल्का दबा सकते हैं, इसको
अधिक दबा सकते हैं, यानी ये संपीड़ित किया जा सकता है, इसको हल्का संपीड़ित किया जा सकता है। तीसरा, घनत्व के बारे में लिख सकते हैं इसका कि ठोस के जो घनत्व होते हैं, उच्च घनत्व होता है इसका, हाई डेंसिटी। ठोस की अपेक्षा इसका घनत्व कम होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, और गैस का जो घनत्व होता है वो निम्न होता है, लो डेंसिटी होती है इसकी। अगला गुण आप ले सकते हैं, यह बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं, पूर्णतः नहीं भरते हैं, ये भी नहीं भरते हैं, और ये बर्तन को पूरा भर देते हैं। तो इस तरह से आप चौथा गुण लिख लेंगे पदार्थ के गुणों के सारणीबद्ध करते समय। उसके बाद ठोस बहाव, तरलता का दीजिए यहां पर, तो बहते नहीं हैं, ये बहते हैं, द्रव बहता है, और गैस में भी बहाव होता है तो ये भी बहते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर 5 पॉइंट ले लिया। यदि आपका ये प्रश्न 5 नंबर का भी पूछा जाए तो आप 5 पॉइंट लिख दीजिए, हर एक पॉइंट पर एक एक अंक आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न आप हो गया, इसको कंप्लीट आप कीजिएगा, हमने केवल हिंट दिया है, आप अपने से इसको तैयार कीजिएगा। इस प्रश्न को देखें, इसमें कुछ डिफिनीशंस आपको लिखने हैं, और ये कुछ टर्म है, जैसे संपीड्यता इसका पहला है टर्म, संपीड्यता। दृढ़ता, पहला है दृढ़ता, रिजिडिटी। ठोस पदार्थ में प्रबलतम अंतराणविक आकर्षण बल होता है, जिसे ठोस को तोड़ना या दबाना कठिन होता है, और पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। संपीड़ितता का मतलब दबाना, किसी वस्तु को दबाना, जैसे ठोस को हम दबाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, द्रव को कुछ दबा सकते हैं, गैस को आसानी से दबा सकते हैं। तो दबाना, गैस के कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होते हैं, जिसे दाब बढ़ाने पर ये रिक्त स्थान कम हो जाते हैं, इसे संपीड़ितता कहते हैं। इसी गुण के आधार पर रुई को हमने जल से पहले लिया था, तो यह है संपीड़ितता। बर्तन में गैस का भरना, इसका उदाहरण हम लोगों के घरों में एलपीजी गैस का सिलेंडर का पहुंचना, ये बर्तन में गैस का भरना। गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके रखना बर्तन में गैस का भरना कहलाता है। आकार, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। ये गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और एक शब्द इसमें और है, एक पद, और वह है घनत्व। तो इसके बारे में प्रश्न 1 में ही आपको बता दिया गया है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, आप वहीं से इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद का जो प्रश्न है उसमें कारण बताना है, आपको वैज्ञानिक कारण देना है, गिव रीजन। सवाल है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। तो जिस बर्तन में हम गैस को रखते हैं वो गैस उस बर्तन को पूरा का पूरा भर देती है। इसका कारण क्या है? गैस के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है और उन गैस के कणों में बहने का गुण होता है, जिसके कारण वो गैस पूरे बर्तन में फैल जाती है, इसलिए कम मात्रा वाली गैस भी पूरे बर्तन को भर देती है। बस इसका यही कारण है, 2 लाइन का आंसर है, आप इसको लिख लेंगे। अगला सवाल है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, दूसरा प्रश्न है। तो इसका आंसर आप सुन लीजिए। गैस के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गतिशील रहते हैं और उनका जो वेग होता है वो बहुत तेज होता है, यानी गैस के कण स्वतंत्र रूप से तीव्र वेग से गतिशील रहते हैं, जिसके कारण ये आपस में भी टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर भी टकराते हैं, और टकराहट के कारण, उनके टकराने के कारण दीवारों पर दबाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है इसमें, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस है ही, कहलाने का प्रश्न क्या है, लेकिन नहीं, इसके गुणों को लिखना है। लकड़ी की मेज, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, उसमें बहने का गुण नहीं होता है, जहां जिस स्थान पर आप रखिएगा उसी स्थान पर उसी आकार में रहेगा। यही कारण है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। साथ ही साथ उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो प्रबलतम होता है। लकड़ी के कणों के बीच का
अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है, इसलिए उसे हम ठोस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं, जैसे कि हाथ को हम हवा में हिला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। यहां पर यदि हम हाथ चलाएं तो हमारा हाथ इसको पार नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कहने का मतलब इसका उत्तर होना चाहिए कि हवा के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होता है, और जिसके कारण हम अपने हाथ से उस हवा के आकर्षण बल को काट लेते हैं, इसलिए आसानी से हम हवा में अपने हाथ को हिला डुला सकते हैं। लेकिन ठोस के कणों के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, प्रबलतम होता है, जिसके कारण लकड़ी के कणों के बीच हम हाथ नहीं चला सकते हैं। कणों को इधर उधर तोड़ना चाहेंगे तो हमें चोट लग जाएगी, इसलिए लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। आप कराटे वाले को देखे होंगे, वो एक झटके में लकड़ी को तोड़ देते हैं, ईंट को तोड़ देते हैं, पत्थर को तोड़ देते हैं। तो ऐसा गुण हम सब में नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है कि उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका ये है। कारण बताएं, पूरा चारों प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखिए, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। कहने का मतलब यहां प्रश्न ये है कि बर्फ जो है वो ठोस है और जल द्रव है, तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का घनत्व अधिक होना चाहिए जल की अपेक्षा। तो बर्फ को जल में डूब जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बर्फ जल में तैरता है। ऐसा क्यों? पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो पानी जब जम करके बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, और बर्फ को जब पानी पर रखते हैं तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, अर्थात अपने द्रव्यमान से अधिक पानी को विस्थापित कर देता है। इसीलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। समझ गए? अब थोड़ा सा चीज आप आगे के लिए समझ लीजिए, अगले क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ताप का मात्रक समझ ले। ताप का मात्रक, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। ताप का एसआई मात्रक आप फिजिक्स क्लास में देखे होंगे, मूल मात्रक जहां पर बताया गया था वहां पर ताप का मात्रक केल्विन बताया गया है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। और जिसको के से सूचित करते हैं। सेल्सियस, इसको सी से सूचित करते हैं। ताप का सामान्य मात्रक जो है वो डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस, और ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। यदि 0 डिग्री को हम सेल्सियस को या सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें तो हमें 273 ऐड करना पड़ेगा, यानी सेल्सियस में 273 डिग्री जोड़ दिया जाए तो वो केल्विन हो जाता है। अब केल्विन में यदि 273 घटा दें तो सेल्सियस हो जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। अब इसी के आधार पर आपको प्रश्न मिलेंगे। एक चीज आप और याद रखेंगे, ताप का आपके बुक में है एनसीईआरटी में, ताप का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। आप इस आंकड़े को, इस डाटा को भली भांति याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। हमारे कहने का मतलब इसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के पुस्तकों में भिन्न भिन्न मान दिए जाते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का डाटा है। आप भारती भवन के किताब में देखेंगे तो वहां पर 15 मिलेगा, किसी अन्य किताब में देखेंगे कुछ और मिलेगा। आप एनसीईआरटी के आंसर को फॉलो कीजिएगा।
क्योंकि परीक्षा में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ऑप्शन में ये दिया हो 15 भी दिया हो तो इसी पर आपको सही अंक मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करते समय केवल 273 से काम चलता है। अब इस पर आधारित कुछ सवाल एक दो आप देख लीजिए। जैसे 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करें। 300 केल्विन चेंज इनटू सेल्सियस, यहां पर हम रख दे 300, तो सेल्सियस प्लस 273 बराबर 300, सेल्सियस बराबर 300 माइनस 273, घटा दें 27 डिग्री सेल्सियस। इसी फॉर्मूले को याद रखिए, केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन में आप चेंज करते रहिए। आप इतनी तैयारी कीजिए, इसके बाद आपको अगला क्लास दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।